हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अपवाह तंत्र के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हमने देखा था कि अपवाह तंत्र किसी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा बनाया गया जाल अपवाह तंत्र कहलाता है। एक क्षेत्र में जितनी भी नदियां प्रवाहित हो रही हैं वह उस क्षेत्र का अपवाह तंत्र कहलाता है। हमने देखा कि भारत में मुख्यतः दो प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के द्वारा बनाया गया तंत्र, तो दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियों के द्वारा बनाया गया तंत्र। इसी तरह से उद्गम के आधार पर भी दो प्रकार के अपवाह तंत्र भारत में देखने को मिलते हैं। एक हिमालयी नदियों के द्वारा या हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र, तो दूसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र। आज हम इन्हीं दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में। बर्फ पिघलने व वर्षा के कारण ये नदियां या यह अपवाह तंत्र 12 मासी है, अर्थात यहाँ की जो नदियां हैं वो वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। इस अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये नदियां नित्यवाही हैं, मतलब नियमित रूप से प्रवाहित होती हैं। कारण है कि इन्हें एक तो जल वर्षा से मिल जाता है वर्षा काल में, वहीं ग्रीष्म काल में बर्फ के पिघलने से इसमें जल की प्राप्ति होती रहती है, क्योंकि हिमालय पर विशाल मात्रा में बर्फ के भंडार हैं। ये बर्फ पिघलती है और जल की मात्रा उत्पन्न होती है। गहरे महाखड्डों से गुजरने के साथ यह पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ, जलप्रपात तथा मैदानों में निक्षेपणात्मक स्थलाकृति से समतल घाटियाँ, गोखोर झील, बाढ़ग्रस्त मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ और नदी के मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। इन शब्दों के बारे में पहले तो ये विशेष शब्द हैं, आपको जानने अति आवश्यक हैं। सबसे पहला शब्द आता है यहाँ पर गहरे महाखड्ड। महाखड्ड को गॉर्ज भी कहा जाता है। सबसे पहली चीज ये शब्द है। जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरती हैं, आप ध्यान देना बात को, जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से उतरती हैं तो ये पर्वतीय भाग का अपरदन करती चलती हैं, यानी इसको काटती हुई जाएंगी। जब इनका अपरदन
लगातार जारी रहे तो ये निचले क्षेत्रों को यानी पर्वतीय भागों को इस तरह से काटती जाती हैं और काटने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं कटते हुए, काटने के बाद ये धरातल तक मिल जाते हैं, जिससे इनकी आकृति अंग्रेजी के यू अक्षर के समान हो जाती है। अंग्रेजी के यू अक्षर के समान हो जाती है। आप समझें बात को, थोड़ा सा ध्यान दें। पहले ये आकृति वी आकार की थी, ये देख सकते हैं आप बी आकार, लेकिन अब ये आकृति अंग्रेजी के यू आकार की हो गई। तो ऐसी आकृतियों को महाखड्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये नदियां महाखड्डों से गुजरती है, यानी गौर से गुजरती है, और पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां बनाती है। जैसे मैंने बताया वी आकार की घाटियां, अपर्दन किया जाएगा तो बी आकार की घाटी, और अधिक अपर्दन किया जाएगा तो यू आकार की घाटी निर्मित होती है। साथ ही छिप्रिकाएं, छिप्रिकाएं अर्थात धरातल का वह भाग जहां से नदी प्रवाहित होती है, मतलब आसपास का इलाका ऊंचा उठा हुआ और बीच का भाग गहरा धंसा हुआ, जहां से नदियां तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, उसे छिप्रिकाएं कहा जाता है। तथा जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। जलप्रपात, जल का ऊपर से नीचे गिरना। जरा देखें परिभाषा जलप्रपात की। पहले जलप्रपात अथवा झरना एक प्रमुख प्रवाही जल द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थल रूप है और जल का कई स्रोत है। प्राकृतिक झरने कई नदियों के उद्गम भी हैं। आप जैसे देखें ये जलप्रपात है, जल का ऊपर से तीव्र गति से नीचे गिर रहा है। ये जब नदी पर्वतों में बहते हुए अचानक से स्थल समाप्त हो जाता है, धरातल समाप्त हो जाता है, तो ये जल शीघ्रता से नीचे गिरता है। इसे जलप्रपात या झरना कहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, झरना छोटे पैमाने पर, लघु पैमाने पर होता है, जबकि ये बड़े पैमाने पर होता है। साथ ही निक्षेपणात्मक आकृतियां भी निर्मित होती हैं में समतल घाटियां। गोखुर झील, ये एक शब्द आता है गोखुर झील। नदी जो बहती है वो विसर्प के आकार में बहती है, मतलब सांप की आकृति में लहरधार बहती है। देखें पहले इस परिभाषा को। मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं बाएं बल खाती हुई प्रवाहित होती है, मतलब कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, जिससे विसर्प का निर्माण होता है। विसर्प मतलब सांप की आकृति। ये विसर्प एस आकार के होते हैं, बिल्कुल जैसे एस की आकृति होती है, इस प्रकार से घूमते जाएंगे और घूमते जाएंगे, तो एस की आकृति के विसर्प होते हैं। जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है तो नदी का अपशिष्ट भाग गोखुर झील कहलाता है। समझो अब इस बात को, कैसे बनता है विसर्प। एक नदी ये प्रवाहित हो रही है विसर्प की आकृति में, इस तरह से। लेकिन यदि कभी नदी का मार्ग सीधा हो जाए, नदी अपना मार्ग सीधा कर ले, नदी का मार्ग सीधा कब होगा? जब उसमें जल की मात्रा बढ़ेगी, तो विसर्प का एक हिस्सा इससे टूटकर अलग हो जाता है। ऐसे इस विसर्प के अंतर्गत यानी इस झील के अंतर्गत जल भर जाता है। ऐसी आकृति गोखुर झील कहलाती है। गोखुर, गाय के खुर के समान दिखाई देने वाली आकृति, इसको गोखुर झील कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र के अंतर्गत ये नदी बह रही है इस तरह से। अब बहते बहते यदि ये नदी
अपना मार्ग सीधा कर ले तो ये वाला जो भाग है ये इससे अलग हो जाएगा। यहाँ जल भरा रह गया जिसे गोखुर झील कहा जाता है। तो गोखुर झील का निर्माण करती है बाढ़कृत मैदान, अपने द्वारा लाई गई मिट्टियों से मैदानों का निर्माण किया जाता है। गुम्फित वाहिकाएं यानी ये नदियाँ कई गुफाओं में, पर्वतीय क्षेत्रों से होते हुए गुफाओं में बहती हैं तथा नदी के मुहाने पर, मुहाना मतलब अंतिम स्थान जहाँ पर नदी समुद्र में मिलने वाली होती है, मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा इस तरह से निर्मित होता है, एक नदी बहते हुए आई, अपनी अंतिम अवस्था में, वृद्धावस्था में जब ये समुद्र से मिलने वाली होती है तो ये कई भागों में बट जाती है। इस तरह से यहाँ ये समुद्र है, ये पूरा समुद्र है और नदियों का जल इस तरह से आया और ये समुद्र में जाकर मिल गया। ऐसे ये पूरा समुद्र। अब जो ये बीच का हिस्सा रहा ये वाला, ये कहलाएगा डेल्टा। यानी जब नदियां समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो समुद्र से मिलने से पहले ये कई भागों में बढ़ जाती हैं, जिससे स्थल भाग पर डेल्टा का निर्माण होता है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, परंतु मैदानी क्षेत्रों में रास्ता बदलते हुए सर्पाकार मार्ग में बहने की इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। ये हमने देख ही लिया इनके बारे में। हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनती है, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े होते हैं और उनमें जल ग्रहण क्षेत्र सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। कारण है, सबसे बड़ी चीज है कि ये नदियां बर्फ के पिघलने से, साथ ही वर्षा के दौरान इनमें जल की मात्रा होती है, निरंतर प्रवाहशील है, प्रवाह इनमें निरंतर बना रहता है। परिणामतः ये विशाल क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नदियों का देश कहे जाने वाले भारत में मुख्यतः 4 नदी प्रणाली, जिनमें उत्तरी भारत में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है, तो प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी आदि नदियां नदी प्रणाली का निर्माण करती हैं। भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। सिंधु तथा गंगा नदी की घाटियों में ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं का जन्म हुआ। आज भी सर्वाधिक जनसंख्या एवं कृषि का संकेंद्रण नदी घाटी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहां पर गंगा यमुना नदियां प्रवाहित होती हैं। प्राचीन काल में व्यापारिक एवं यातायात की सुविधा के कारण देश के अधिकांश नगर नदियों के किनारे ही विकसित हुए। कानपुर ले लीजिए, मथुरा है, आगरा है, ये नदियों के किनारे बसे हुए, बनारस है, नदियों के किनारे बसे हुए शहर। आज भी देश के लगभग सभी धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी से संबंध है। अयोध्या हो जो सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इलाहाबाद जहाँ प्रयाग संगम होता है वहाँ पर भी, जहाँ कुंभ के मेला लगता है, ऐसे कई क्षेत्र हैं। उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। यानी अधिकांश धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी के किनारे पर ही स्थित है। भारत की नदियों को 3 समूहों में बांटा जाता है। एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा दक्षिण भारत से निकलने वाली नदियाँ और तीसरा तटवर्ती नदियाँ। तो आज हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की।
आगामी वीडियो में कल हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शेष चर्चा आगामी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।